हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी प्यारे भाइयों का स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो दोस्तों, पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखा, कैसा लगा आप सभी को? लास्ट का न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने करा था कुछ फॉर्मूला पे, जैसे Q इक्वल टू N इंटू E, V इक्वल टू W अपॉन Q एंड Q इक्वल टू IT। इन सारे फॉर्मूलाज पे हम लोगों ने एक एक दो सवाल कर रखा है, कंसेप्ट क्लियर है। और कुछ टफ सवाल, कुछ ऐसे सवाल जो कुछ बढ़िया किताबों से आते हैं, लाइक HC वर्मा, NTSC में पूछे हुए, या हमारे बहुत सारी तरह की ओलंपियाड्स वगैरह में भी पूछी जाती हैं वे सारे प्रश्न। तो वे प्रश्न भी हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे, बट थोड़ी कंसेप्ट हमें और क्लियर करनी होगी, थोड़ा सा हमें और आगे बढ़ना होगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और एक बात मैं और बोलूंगा कि अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि एक वे बच्चे जो ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, वे बच्चे जिनको एक अच्छा कंटेंट चाहिए घर बैठे हुए, तो उनको आपके कारण से मिल पाए, तो लाइफ टाइम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। तो दोस्तों, आज जो ये लेक्चर मैं आपके सामने लेके आया हूं, इस लेक्चर में मैं ओम के नियम को डिफाइन करूंगा। किसको डिफाइन करूंगा दोस्त? ओम के नियम को डिफाइन करूंगा। ओम ने क्या कहा था? ओम का पूरा नाम क्या था? ओम ने कोई दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने के लिए कोई फॉर्मूला दिया हुआ था। वे सारी चीजें हम इस वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, मैं बिना समय गंवाए ये वीडियो शुरू करता हूं। लेक्चर 3 हमारे हिसाब से, इसके हिसाब से, बट हमारा ये लेक्चर 4 है इस चैप्टर में। तो दोस्तों, पहला ओम्स लॉ है ना। पहले तो जानते हैं कि भाई साहब का पूरा नाम क्या था, फिर जानेंगे कि इन्होंने बोला क्या था। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये इनका फोटो है, प्रोफाइल फोटो, डीपी। जॉर्ज सीमन ओम इनका पूरा नाम था। क्या नाम था पूरा? जॉर्ज सीमन ओम। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा। ओम्स लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज। दो इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज के बीच में ओम ने एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया था। कौन कौन से वो इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज हैं, पहले वो जान लेते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी है इसमें। तो देखिए, वो दो क्या है, पहले मैं आपको एक काम करता हूं, एक एग्जांपल छोटा सा ले लेता हूं। हर घर में बल्ब जलता है ना। हमने क्या किया कि एक बल्ब ले लिया और उस बल्ब को मैंने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। दिस इज सेल, है ना। हमने क्या किया? एक सेल से कनेक्ट कर दिया, एक सेल से कनेक्ट किया है। और जब हमने एक सेल से कनेक्ट किया है तो अभी इसका पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा कम होगा। ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। आपको अच्छे से मालूम है कि हमारा जो करंट होता है ये प्लस वाले से निकल के ऐसे सर्किट में फ्लो करेगा, लाइक दिस। अभी अब क्या देखोगे? अभी आपने देखा ये बल्ब जलने लगा। क्यों? क्योंकि हमने स्विच को यहां ऑन कर दिया, है ना। क्योंकि यहां पे लाइट थोड़ा कम दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहां का पोटेंशियल डिफरेंस भी अभी कम है। एक काम करते हैं, एक बैटरी नहीं, दो बैटरी, दो सेल ऐड कर देते हैं। और जब मैं इसमें दो सेल ऐड कर दिया, देखो मैंने दो सेल ऐड कर रखा है, जब दो सेल मैं ऐड करूंगा दोस्तों, तो थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस तो बढ़ेगा ना, पक्का बढ़ेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस यदि बढ़ा है गुरुदेव, तो एक काम और होना चाहिए, बल्ब का लाइट हम कुछ देखेंगे, कुछ तो डिफर करेगा। क्या लगता है, पहले की तुलना में, पहले के कंपेयर में अब लाइट थोड़ा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? ऑफ कोर्स बढ़ा है सर। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो लाइट यहाँ पे ज्यादा आया। एक काम करते हैं, 3 वो बैटरी कनेक्ट करते हैं, थोड़ा और पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं। और जब मैं थोड़ा और पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कराऊंगा, ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में आप क्या देखेंगे कि फिर से करंट पास करेगा और इस बार लाइटनिंग काफी अच्छी होगी। ये देखो, है कि नहीं? अब तुम मुझे बस ये बताओ, ये लाइटनिंग किस चीज पे डिपेंड करती है? तो आपका आंसर होगा सर, इससे जितना, इस बल्ब से जितना करंट पास करेगा उस करंट के स्ट्रेंथ पे।
पहले वाले केस में लाइटनिंग कम हो रही थी, मतलब करंट कम मिल रहा था। जी हाँ, दूसरे वाले में करंट ज्यादा, उसके बाद वाले में और करंट ज्यादा। क्या रीजन था कि तीनों केसेस में करंट बढ़ता गया? आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते गए। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं ना, तो आप ये देख रहे हैं कि सर्किट से करंट का वैल्यू भी बढ़ रहा है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे तो करंट का वैल्यू भी बढ़ेगा, और अगर आप उस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू घटाओगे तो करंट का वैल्यू भी घटेगा। इन दोनों केसेस में निश्चिंत होकर आप ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के एंड्स के, जैसे ये कंडक्टर है तो इसके और इसके दोनों एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना मेरे भाई, वो इससे पास करने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो लाजमी है करंट भी इससे ज्यादा जाएगा, और अगर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट का वैल्यू भी कम जाएगा। तो देखो, इस एक्सपेरिमेंट से मुझे क्या मालूम चला? इस एक्सपेरिमेंट से मुझे ये मालूम चला, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट current I flowing through a metallic conductor is directly proportional to the potential difference across its end, provided its temperature remains the same। इस सारे फेनोमेनन में टेम्परेचर और प्रेशर नहीं चेंज होना चाहिए। आपका टेम्परेचर जो होना चाहिए प्यारे दोस्त, वो कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। और अगर ऐसा आप करते हैं तो ये भी माने कि पोटेंशियल डिफरेंस आपके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ध्यान दीजिए, क्या क्या चीज अनचेंज्ड रहना चाहिए? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डू यू नो व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? मोटाई, है ना। कोई कंडक्टर मोटा होता है, कोई कंडक्टर पतला होता है, तो पतले कंडक्टर्स का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, मोटे वाले कंडक्टर्स का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है। और क्या सर? टेम्परेचर। जी हाँ, टेम्परेचर तो एकदम नहीं बदलना चाहिए। और मटेरियल, किस मटेरियल का बना हुआ है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये चारों कांस्टेंट हैं तो ऐसे कंडीशन में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करिएगा उतना ही ज्यादा आपको करंट का वैल्यू मिलेगा। सो वी कैन राइट हियर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जा सकता है, या फिर ये I को इसके नीचे लाया जा सकता है। जब आप इसको नीचे लाइएगा तो V अपॉन I और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के एक कांस्टेंट लिख सकते हैं। सो कैन वी राइट लाइक दिस, V अपॉन I बी इक्वल टू कांस्टेंट। और यहां पर जो कांस्टेंट आप देख रहे हैं, दिस कांस्टेंट इज नेम्ड एज रेजिस्टेंस। यानी कि किसी कंडक्टर के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस और उससे पास होने वाली करंट का जो वैल्यू होता है, उनका रेशियो जो होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है मेरे प्यारे दोस्त, हमेशा कांस्टेंट होता है। एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल? उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, बट अब थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं गुरुजी? कि यहां पर मैंने कांस्टेंट को R बोला, सो अब V अपॉन I इक्वल टू R, और तिरछा तिरछी करेंगे गुणा। मेरे कहने का मतलब दोस्त कि यहां पे जो आपने V अपॉन I ले रखा है, इसको आपने R बोला भैया, तो V अपॉन I इक्वल टू R। सो V इक्वल टू I इंटू R, V इक्वल टू I इंटू R। सो ऐसे में आप क्या देखेंगे कि V इक्वल टू I इंटू R, हेंस V इक्वल टू IR। तो ये जो आप V इक्वल टू IR देख रहे हैं ना दोस्त, तो इसमें आप देख रहे हैं कि V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, इन दोनों में रिलेशनशिप हो गया। R कांस्टेंट, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है? करंट, और R क्या है? रेजिस्टेंस। सो V इक्वल टू IR एंड दिस इज ओम्स लॉ। क्या है इसका मुख्य बात ओम्स लॉ का? ओम्स लॉ का मुख्य बात है, मेन फैक्ट जो है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिए और इसके इंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इससे पास होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और V इक्वल टू IR इज द मेन फॉर्मूला। सो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको खूब सुंदर नोट कर सकते हैं। ओके दोस्त,
नाउ अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, एक टर्म से मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया, रेसिस्टेंस। देखिए रेसिस्टेंस जो होता है ना, हर मटेरियल का अपना एक प्रॉपर्टी होता है, हर मटेरियल का अपना एक प्रॉपर्टी होता है। हम उसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं, व्हाट इज रेसिस्टेंस। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि आपके पास एक कोई कंडक्टर आ गया, तो कंडक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहली चीज, कंडक्टर में सर एटम होता है, एटम के बगल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसी एटम से टूट के बाहर निकले होते हैं। जनरली इनके बीच में जिगजैग मोशन होता है, ये इधर उधर रैंडमली भागेंगे। देखिए इनका कोई अपना खास डायरेक्शन नहीं है, बट अगर आप इनको एक खास डायरेक्शन देना चाहते हैं तो आप इनको एक सेल से कनेक्ट कर दीजिए, जैसे हम यहां पे कर रहे हैं। जब आप सेल से कनेक्ट कर दीजिएगा तो इस कंडक्टर के भीतर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। ये प्लस है तो यहाँ प्लस, ये माइनस है तो यहाँ माइनस, प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा के भेजेगी, जिसकी वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे ना, तो ये कंडक्टर का मटेरियल इसको जाने से थोड़ा रोकेगा, नहीं चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़े। हर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। हाँ, किसी के पास ज्यादा है, कोई एकदम ब्लॉक कर देगा, जैसे लकड़ी, रबर, पेपर, ये ब्लॉक कर देते हैं कि नहीं भाई जाने ही नहीं देंगे। और कुछ होते हैं जो थोड़ा सा मना करते हैं, मत जा, है ना, लेकिन फिर भी जबरदस्ती कोई चल रही है। तो यहाँ पे वही कंडीशन है, सारे लोग मना करते हैं। और हाँ, जितने ज्यादा एटम होंगे उतने ही ज्यादा रोकने वाले, और वही रोकने वाले जो होते हैं ना भाई हमारे, वही रोकने वाले एलिमेंट्स रेसिस्टेंस कहलाते हैं। तो रेसिस्टेंस क्या है, कंडक्टर के भीतर कोई है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, जो करंट के फ्लो को रोकना चाहता है, एंड दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे एक पॉइंट मैं नोट कराऊंगा, व्हेन एटम्स आर मोर, जब किसी कंडक्टर के अंदर, मटेरियल के अंदर एटम्स ज्यादा होते हैं तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा होता है। और चूंकि जब रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो एक खास बात आप यहाँ पे नोटिस करिएगा, जब भी किसी चीज का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, लाइक यहाँ पे मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर मैंने बोला है कि V इक्वल टू आई आर, मुझे लगता है कि सर मुझे दूसरे कलर से लिखना चाहिए। सो V इक्वल टू आई आर, सो I इक्वल टू V अपॉन आर। यहाँ से एक चीज हम देख सकते हैं, I और R के बीच में रिलेशनशिप, यानी कि I और R में रिलेशनशिप कुछ इस तरह का होगा। अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो हमारा करंट का वैल्यू कम होना चाहिए, रोकने वाले ज्यादा हो जाएंगे तो करंट कम होगा ना। रेसिस्टेंस ज्यादा, करंट कम, रेसिस्टेंस कम, करंट ज्यादा। तो भाई मेरे दोस्त, यहां पर आपने यही देखा कि when atoms are more, resistance is more, and when the resistance is more, current is less, current is less। इसका इनवर्स करते हैं, इसका इनवर्स ये है कि when atoms are less, when atoms are what, less, जब एटम्स कम होंगे तो रेसिस्टेंस भी कम होगा, और जब रेसिस्टेंस कम होगा तो हमारा करंट क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, करंट और रेसिस्टेंस में रिलेशनशिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, रेसिस्टेंस ज्यादा करिएगा करंट कम मिलेगा, रेसिस्टेंस कम करिएगा करंट ज्यादा मिलेगा, है कि नहीं। ओके, वेरी गुड। नाउ अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, थोड़ा सा रेसिस्टेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं। रेसिस्टेंस का जो डेफिनेशन मैं आपको दिखाऊंगा वो ये है, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस फ्लो ऑफ करंट। मैंने बोला था हर कंडक्टर के पास अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने से फ्लो करने वाले करंट का अपोज करती है, कि नहीं भाई नहीं जाने देंगे, और इसी को तो रेसिस्टेंस कहा जाता है। तो रेसिस्टेंस कोई मटेरियल नहीं है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी के कारण से वो करंट के मोशन को, करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, है ना। सो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि 2 नंबर में अगर आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप इजीली कर पाओ। नेक्स्ट,
अभी जो मैं बात करने वाला हूं वो क्या करने वाला हूं कि द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। बाबू द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, है ना। अच्छा, ये एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। ओम मालूम है ना किन के नाम पे रखा गया? हाँ, वही जॉर्ज सिमन ओम, जिन्होंने ये लॉ दिया था। रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है ओम होता है। अभी अभी आपने R का फॉर्मूला देखा, V इक्वल टू आई आर, सो R इक्वल टू V अपॉन आई। सो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि रेसिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करेंट। ठीक है, यहां से थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं। ओम किसका हो गया? R का, वोल्ट और I का एम्पियर। चूंकि इनको डिवाइड करना है सो थोड़ा इसको डिवाइड कर दो, यानी कि ओम किसके बराबर हुआ? वोल्ट पर एम्पियर के बराबर हुआ। यानी कि अगर आप दोनों तरफ 1 ऐड कर दो सो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर भी इक्वल टू 1 ओम। अगर तुमसे बोला जाए डिफाइन 1 एम्पियर, सॉरी डिफाइन 1 ओम, तो हाउ कैन यू डिफाइन इट? देखिए, जब कोई कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच का वोल्टेज 1 वोल्ट हो, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके और इसके एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यदि 1 वोल्ट हो जाए और इससे करंट भी यदि 1 एम्पियर जाए, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। मैंने यहां पर लिख डाला है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट and the current through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm, है ना। सो ये बड़ा इजी तरीके का एक डेफिनेशन था, आपने वो डेफिनेशन नोट कर रखा है। मैं बढ़ूंगा आगे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे दोस्त, ले लिया? ओके, सो नाउ नेक्स्ट मुझे अब बात करना है कि रेसिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, और ये भी बड़ा सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो देखिए, सबसे पहले किन चीजों पे डिपेंड करता है? लेंथ पर। लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है सर? आपको याद होगा दूसरा भी हमारा टॉपिक है जिस पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, फिर मटेरियल पर, और फिर हमारा टेम्परेचर पर। चारों को मैं डिफाइन करूंगा, थोड़ा टेम्परेचर को बाद में डिफाइन करूंगा, पहले इन तीनों को डिफाइन करूंगा, टेम्परेचर को बाद में डिफाइन करूंगा, क्या कि टेम्परेचर पे भी ये कैसे डिपेंड करता है ना। बट 10th में आपको ये 3 ही पढ़ना है, फिर भी मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। तो दोस्तों आइए, सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको कि ये लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बाद में पढ़ना है। देखो, रेसिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का, जैसे ये हमारे पास एक कंडक्टर है, तो इसका रेसिस्टेंस इसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा एटम होगा, और जितने ज्यादा बाबू एटम होंगे उतने ही ज्यादा रेसिस्टेंस होंगे। आपने पढ़ा पीछे अभी, देखो यहाँ पर अभी कम लेंथ का है, अभी थोड़ा मैं इसका लेंथ बढ़ा दूंगा, एटम्स भी बढ़ गए, एंड मोर एटम्स मोर रेसिस्टेंस, है ना। तो लेंथ बढ़ने के कारण से एटम्स बढ़ेंगे, और जब एटम्स बढ़ेंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से मैंने बोल दिया कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, दूसरी बात है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या है कि यहां पर आप क्या देखेंगे कि आपका मेन जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसमें एक छोटा सा चीज आपको देखने को मिलेगा। मैंने बोला कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एरिया अगर ज्यादा तो रेसिस्टेंस कम होगा। देखो भाई, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, मैं कैसे दिखाऊं आपको। हाँ, सपोज कर लीजिए हमारे पास इस तरह का एक वायर है, देखो ये इसका, अभी आप देख लो पीछे बोर्ड में लग जाएगा, फूट फट जाएगा। इसका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको, ये मोटा है, और एक इसका दिख रहा है आपको, ये पतला है, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन कम है। और जब इसका क्रॉस सेक्शन कम तो रेसिस्टेंस ज्यादा, मतलब इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, और जब इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा है ना, तो क्रॉस सेक्शन ज्यादा, रेसिस्टेंस कम होगा, तो इट विल बी अ बेटर कंडक्टर, इट विल बी अ बेटर कंडक्टर। और ये हमारा एक बेटर कंडक्टर नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये देखने को मिला कि एरिया जितना ज्यादा, मतलब मोटा अगर तार है, मोटा अगर कंडक्टर है, तो रेसिस्टेंस कम होगा, अपोजिशन कम होगा, और अगर पतला है तो अपोजिशन ज्यादा होगा। एक बेटर एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूं। ये देखो, ये ट्रेन है, और ट्रेन में गेट पतला है, गेट पतला है तो देखो कितने ऑब्स्ट्रक्शंस हैं,
रोक ले जाने लगा आर्मी को। पतला गेट होगा ना तो आपको घुसने में भी दिक्कत होगा, आने में भी दिक्कत होगा। पतला गेट होगा ना तो आपको आने जाने में दिक्कत होगा। लेकिन वहीं पर डीएमयू वाला ट्रेन के बोगी देख लो ना, दो गेट बड़ा बड़ा दे दिया, भौरा भौरा निकलो तारे लोग, भौरा भौरा होता लोग, समझ रहे बात को ना। तो ऐसे कंडीशन में जब वाइडर ज्यादा चौड़ा गेट होता है तो ज्यादा मात्रा में लोग आ सकेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा। वही चीज मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इफ द डोर इज वाइडर मोर पीपल कैन एंटर। ज्यादा चौड़ा डोर होगा, ज्यादा लोग इंटर कर पाएंगे, मतलब रेसिस्टेंस इज लेस। चौड़ा डोर कम रेसिस्टेंस। वहीं पर थोड़ा इसका उल्टा, वायर इज थिकर मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो। ज्यादा चौड़ा होगा, ज्यादा बड़ा गेट, ज्यादा लोग जा पाएंगे, ज्यादा चौड़ा कंडक्टर का एरिया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाएंगे। और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाएंगे तो रेसिस्टेंस हमारा कम होगा, करंट हमारा ज्यादा होगा। समझ के बात को दोस्त? उल्टा इसका करके यहाँ पे देख लो, हेंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। एरिया बड़ा, रेसिस्टेंस कम, एरिया कम, रेसिस्टेंस ज्यादा। यही कारण है कि दुकान पे मोटा तार खरीदने जाइएगा ना महंगा मिलेगा, और पतला तार खरीदिएगा सस्ता मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका रेसिस्टेंस ज्यादा है पतले का, और मोटे वाले का कम है। नाउ नेक्स्ट, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। सो नाउ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। जी हाँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और एक कांस्टेंट लाया। दिस कांस्टेंट इज नोन एज रो। दिस इज कॉल्ड रो। इस रो का मतलब क्या है? इस रो का मतलब है रेसिस्टिविटी। हम इस रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। चलिए इसका यूनिट भी निकाल लेते हैं। जब R बराबर रो इंटू L/A, तो दोस्त रो बराबर R इंटू A/L। सो रो इक्वल टू RA/L। मुझे इसका यूनिट देखना है, तो बबुआ R के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? R के जगह पे तुम आसानी से ओम लिख सकते हो। ये एरिया है, एरिया के जगह पे मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, और नीचे L है, इसकी जगह पे मीटर लिख सकते हो। अब ऊपर मीटर स्क्वायर और नीचे मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर को कैंसिल कर दिया और हमारा यूनिट बच गया ओम और मीटर। सो द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। वेरी सिंपल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले ले प्यारे दोस्त, ताकि आपको दिक्कत ना हो। नाउ थोड़ा सा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग करते हैं रेसिस्टिविटी का। थोड़ा रेसिस्टिविटी को और खतरनाक तरीके से समझते हैं। कैसे समझेंगे? देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारा। ऐसे में इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें काम करते हैं, ये गैल्वेनोमीटर है जो सेंस करके बताएगा कि करंट है कि नहीं है। गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड फॉर ओनली सेंस द करंट, प्रेजेंस ऑफ करंट है कि नहीं है, ये बताएगा आपको। ये A से B तक वैक्यूम है, कोई वायर वगैरह नहीं जोड़ा गया है। अब हम इसमें अलग अलग वायर जोड़ेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने कॉपर का वायर जोड़ा, और जैसे ही मैंने कॉपर का वायर जोड़ा, आपने देखा कि ये नीडल डिफ्लेक्ट कर गया, मतलब करंट पास करने लगा। अब मैं कॉपर का वायर हटा देता हूं। जैसे ही मैंने हटाया, नीडल का डिफ्लेक्शन बंद हो गया। अब इसमें मैंने एल्युमिनियम का वायर लगाया। जब एल्युमिनियम देखा तो डिफ्लेक्शन तो हुआ, बट डिफ्लेक्शन इज नाउ लेस देन प्रीवियस वन। पहले वाले से डिफ्लेक्शन हमारा कम हो गया, मतलब कि कॉपर वायर में करंट ज्यादा जा रहा था, एल्युमिनियम वायर में कम जा रहा है। तो सीधी सी बात है, कॉपर वायर का रेसिस्टिविटी कम था, इसीलिए करंट ज्यादा जा रहा था, और एल्युमिनियम वायर का रेसिस्टिविटी ज्यादा है, इसीलिए करंट कम जा रहा है। एक काम करते हैं, एक ऐसा मटेरियल ऐड करते हैं जो कंडक्टर हो ही नहीं, ग्लास का रॉड लगा देते हैं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। मतलब इसका रेसिस्टिविटी इतना ना ज्यादा है ना, रोक दिया, ब्लॉक कर दिया कि इलेक्ट्रॉन हिलबे ना करी, तो करंट कहां से आएगा? ग्लास रॉड की जगह पे तुम अगर चाहो तो रबर का भी अगर तुम कुछ लगा लेते हो, तो उस कंडीशन में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा है। तो रेसिस्टिविटी भी वैसे ही कुछ है। बट मैं आपको एक बात बता देता हूं, रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस में एक छोटा सा अंतर होता है। जो रेसिस्टेंस होता है और जो रेसिस्टिविटी होती है, ये मटेरियल है ना, ये मटेरियल है ना। अब मैं क्या करता हूं, इसकी लेंथ को इंक्रीज करा देता हूं। सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल ही भी मैंने इसके भी लेंथ को
इंक्रीज करा दिया। तो आप क्या देखेंगे कि इसका रेसिस्टेंस यदि R1 था तो अब इसका रेसिस्टेंस R2 हो जाएगा। इसका लेंथ बदलने पर रेसिस्टेंस बदल जाएगा, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। लेंथ बढ़ाओगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाओगे रेसिस्टेंस घटेगा। और ऐसे कंडीशन में मटेरियल सेम है लेकिन लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया बदलिएगा तो रेसिस्टेंस बदल जाएगा। लेकिन रो के साथ ऐसा नहीं है। रो इज द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। अगर मटेरियल सेम है, अगर ये भी आयरन है, तुमने इसको पीट पाट के खींच खांच के इसको डबल कर दिया, आधा कर दिया, ट्रिपल कर दिया, अगर आयरन ही अभी भी आयरन ही है तो रो जितना यहां हुआ करता था रो उतना ही यहां हुआ करेगा। मतलब रो का वैल्यू उस मटेरियल को खींचने से, दबाने से कुछ परिवर्तन नहीं होगा। बट रेसिस्टेंस के साथ ऐसा नहीं है। रेसिस्टेंस में अगर सेम मटेरियल के लेंथ को बदल दोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया को बदल दोगे, तो तुम्हारा रेसिस्टेंस का वैल्यू ही चेंज कर जाएगा। ठीक है, ओके दोस्त। अभी देखते हैं आगे थोड़ा। हाँ, रेसिस्टिविटी इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेसिस्टिविटी एक मटेरियल का खास प्रॉपर्टी होता है जो चेंज नहीं होता, फिक्स होता है। मटेरियल बदलिएगा तभी जाकर रेसिस्टिविटी बदलेगा। हाँ, टेम्परेचर जरूर चेंज कर सकता है, बट टेम्परेचर अभी मैं डिस्कस कर ही नहीं रहा, आप मैं करूंगा। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेसिस्टिविटी। मटेरियल चेंज करिएगा रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगा। एंड द थर्ड वन, और कुछ है तो आजा भैया। हाँ, ये दो चीजें थी। आ जाइए, क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ये बहुत खूबसूरत सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है कि किसी भी मटेरियल का रेसिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स हम जरा लिख लेंगे। और फैक्टर्स में सबसे पहला तो हमारा फैक्टर जो आएगा, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स फर्स्ट लेंथ, सेकंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माने थिकनेस, थर्ड मटेरियल, खुद मटेरियल किस चीज का बना है, और लास्ट टेम्परेचर। सो इन चार चीजों पे ये डिपेंड करता है, लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, मटेरियल पर। मटेरियल का मतलब यहाँ कहना रो है, क्योंकि हर मटेरियल का रेसिस्टिविटी अलग अलग होता है। और टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर के साथ भी होता है। तो टेम्परेचर चेंज करेगा तो रेसिस्टेंस चेंज करेगा। इसके लिए मैं एक खास स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, है ना, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खूबसूरत सा सवाल है, 2 नंबर में आपको पूछ सकता है। ओके दोस्त। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द रेसिस्टेंस ऑफ वायर चेंज इफ इट्स लेंथ इज ट्रिपल्ड। केवल लेंथ को ट्रिपल करने की बात कर रहा है, उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे चेंज हो रहा है ये नहीं बोल रहा। हमने पढ़ा है कि रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ डबल तो रेसिस्टेंस भी डबल। यहां आपको कह रहा है कि लेंथ ट्रिपल्ड है तो आपका रेसिस्टेंस भी ट्रिपल्ड होगा। आइए देखते हैं आंसर इसका, ए नंबर का। चलो भैया, हाँ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इफ एल इज ट्रिपल्ड देन रेसिस्टेंस इज आल्सो ट्रिपल्ड। सिंपल सी बात है। ओके, अब बोल रहा है कि डायमीटर इज ट्रिपल्ड। अब वो डायमीटर अगर ट्रिपल हो जाए तो डायमीटर के साथ रेसिस्टेंस का क्या रिलेशनशिप, आप देखिए 1/a है कि नहीं। जब एरिया है तो आप बोल सकते हैं एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना। और आर को अगर हम क्या कर दें बबुआ, 2r कर दें तो हमारा ये हो जाएगा। सो जब रेडियस का स्क्वायर है तो डायमीटर का भी स्क्वायर होगा। कैसे, नहीं समझ आया। एरिया इज इक्वल टू, ओहो दूसरा पेन लीजिए सर, एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो अब तुम रेडियस का जब स्क्वायर करोगे तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि सर एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर के जगह पर d/2 का स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d का स्क्वायर, है ना। तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d का स्क्वायर। देखो वही सेम चीज यहाँ पे लिख दिया है, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d का स्क्वायर। तो अब a के जगह पे मैंने d स्क्वायर रख दिया। तो अगर तुम डायमीटर चेंज करोगे तो रेडियस भी चेंज होगा। और ये कह रहा है कि डायमीटर इज ट्रिपल्ड, तो अगर ये ट्रिपल्ड होगा, d ट्रिपल्ड, तो r d का स्क्वायर, ट्रिपल्ड का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, एंड इट्स गोइंग टू बी व्हाट, 1/9। सो डायमीटर इज ट्रिपल्ड, द रेजिस्टेंस बिकम्स 1/9 टाइम्स। ठीक है, ओके। थर्ड, इफ द मटेरियल इज चेंज्ड टू 1 whose resistivity is 3 times। ओके, और आप देख रहे हैं कि R और रो में ये रिलेशनशिप है। अगर रो को आप ट्रिपल करिएगा तो R भी ट्रिपल होगा। तो ये तो एकदम इजी वाला सवाल का आंसर होगा, रेसिस्टिविटी इज ट्रिपल्ड एंड रेसिस्टेंस इज आल्सो ट्रिपल्ड। ओके,
इस पे कुछ और चीजें होती हैं और भी कंसेप्ट है जो मैं अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि जब खींच के तार के लेंथ को बढ़ाया जाए, दबा के चेंज किया जाए, उस समय रेजिस्टेंस कैसा होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ये भी तो सिंपल वाला सवाल है। विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू अ सेम सोर्स? एक मोटा तार से बढ़िया करंट जाएगा कि पतला वाला? अभी मैंने बताया मोटा तार मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो, मतलब कि ज्यादा बेहतर तरीके से करंट उसमें फ्लो कर सकता है, और अगर पतला है तो उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है तो करंट हमारा कम फ्लो करता है। सेम चीजें की बात होंगी। When connected to a same source, current will flow more easily through the thick wire than thin wire. दूसरा, रेसिस्टेंस जो होता है एरिया के साथ, रेसिस्टेंस जो होता है हमारा, सीधे थैंक यू पे आ गया नहीं तो रेसिस्टेंस जो होता है हमारा एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ज्यादा, रेसिस्टेंस कम, माने मोटा तार रेसिस्टेंस कम, और रेसिस्टेंस कम मतलब ज्यादा करंट पास करेगा। तो इसका आंसर यही है। और मुझे लगता है कि आज के इस लेक्चर में इतना है। बहुत सारा कंसेप्ट आपका ये भी लेक्चर क्लियर किया होगा, उम्मीद है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के बीच में शेयर करें, ताकि मेरी भी थोड़ी एनर्जी बढ़े और मैं लगातार आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाता रहूं। कल का जो हमारा सेशन होगा स्पेशली न्यूमेरिकल के लिए होगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।